नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली कतर एनर्जी और चाइना के बीच में दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली नेचुरल गैस की डील साइन हुई है, जिसके तहत कतर एनर्जी लगभग 27 साल तक चाइना को नेचुरल गैस सप्लाई करेगा और हर साल लगभग 4 मिलियन टन तक की नेचुरल गैस जो है वो चाइना को सप्लाई की जाएगी न्यू नॉर्थ फील्ड ईस्ट प्रोजेक्ट से। अब इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन के ऊपर, पूरे यूरोप के ऊपर, इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ सकता है वो इस सेशन के माध्यम से मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PDF आपको मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास में द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है। आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। अगर आप लोग को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पर अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोड यूज करते हो SRC10, तो आपको 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, साथ में मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं नॉर्थ फील्ड के बारे में। नॉर्थ फील्ड ये वो जगह है जहां से 4 मिलियन टन तक की नेचुरल गैस जो है वो कतर हर वर्ष ट्रांसपोर्ट करेगा, चाइना को सप्लाई करेगा। अब जब इस नॉर्थ फील्ड को आप देखोगे ना, तो ये कतर के इस क्षेत्र के अंदर आएगी, जो कि कतर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर, पर्शियन गल्फ के अंदर है। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो नेचुरल गैस रिजर्व है उसका 10% होल्ड करती है और कतर चाहता है यहां से भारी मात्रा में नेचुरल गैस निकालना। तो कतर का प्लान है कि 2027 तक यहां पर लगभग 60% तक नेचुरल गैस के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और लगभग 126 मिलियन टन तक यहां से नेचुरल गैस जो है वो निकाली जाए, जिसके कारण से आने वाले समय में ये जो नॉर्थ फील्ड है ये एक बहुत बड़ा रीजन बन सकती है जो कि नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट करेगी। और चाइना यहां पर सबसे पहला देश बना है जिसने नॉर्थ फील्ड से कोई डील जो है वो साइन की है, यहां से नेचुरल गैस लेने की डील साइन की है। अब चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? चाइना के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना की भारी मात्रा में डिपेंडेंसी है एनर्जी के ऊपर, क्योंकि सीधी सी बात है चाइना एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। पर इस एनर्जी डिपेंडेंसी के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी कहीं से आती है, तो वो आती है कोयले से, ठीक जैसे इंडिया की आती है। अब जब कोयले से भारी मात्रा में एनर्जी चाइना लेता है तो कोयले के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो बहुत रिलायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द नेचुरल गैस। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो रिसेंटली COP27 वगैरह की मीटिंग के अंदर भी एक नया गेम चलाया जा रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कोयले को फेज आउट करो, कोयले को फेज आउट करो। इस कारण से कोयले के ऊपर डिपेंडेंसी लंबे समय तक रख पाना मुश्किल है। थर्ड थिंग, कोयला जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हो रहा है। क्यों महंगा हो रहा है? क्योंकि इन्वायरमेंट के एक्टिविस्ट अब उभर के आ रहे हैं, जिसके कारण से वो कोयले का एक्सट्रैक्शन नहीं करने देना है, विरोध कर रहा है, जिसके कारण से ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर कोयला जो है महंगा हो रहा है। इसके कारण से कोयले का जो इंटरनेशनल मार्केट में दाम है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण से इंडिया, चाइना जैसे देशों को कोयला जो है वो महंगा पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में चाइना क्या कर रहा है? चाइना अपने एनर्जी की रिक्वायरमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहा है और कोयले से चेंज करके नेचुरल गैस की तरफ लेके जा रहा है। पर जब चाइना ये कर रहा है तो चाइना की बहुत बड़ी डिपेंडेंसी कतर के ऊपर भी थी। अगर मैं कतर के टॉप 4 देश बताऊं जो नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं कतर से, वो आपको देखने को मिलेंगे चाइना, जापान और साउथ कोरिया। उसके बाद में इंडिया आता है। जब चाइना भारी मात्रा में नेचुरल गैस का इंपोर्ट कर रहा था कतर से, तो रिसेंटली चाइना को डर लग रहा था यूरोपियन देशों का। क्यों यूरोपियन देशों का डर लग रहा था? क्योंकि यूरोप के अंदर अभी रिसेंटली देखने को मिल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर, जहां पर रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर जितने भी यूरोपियन देश हैं, वेस्टर्न देश, वो सब रशिया के विरोध में थे। सब लोग रशिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे। एक तरफ तो रशिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे और दूसरी तरफ उसी रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस खरीद रहे थे, जिसकी वजह से रशिया को मदद मिल रही थी वॉर के अंदर। तो फिर यूरोप ने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब हम लोग ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो रशिया से कम करेंगे, जिसके कारण से ऑयल जो है वो कंप्लीट रूप से बैन करने की बात भी की गई थी रशिया से पूरे यूरोप के अंदर। हालांकि पोलैंड, हंगरी और बुल्गारिया ये ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया के, बट उसके बावजूद भी इसके इंपोर्ट को, खास रूप से सी के इंपोर्ट को तो बैन ही कर दिया गया था, तो उसके इंपोर्ट को बैन कर दिया गया है, जिसके कारण से यूरोप के अंदर एनर्जी क्राइसिस जो है वो बढ़ रहा है। दूसरी तरफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट, यूरोप के अंदर नेचुरल गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है और ये नेचुरल गैस आती है रशिया से। रशिया से जो नेचुरल गैस आती है वो सबसे ज़्यादा जाती है जर्मनी के पास में। अगर मैं ओवरऑल ऑयल और नेचुरल गैस की बात करूं तो टोटल का 25.5% तक एनर्जी की रिक्वायरमेंट यूरोप की पूरी होती थी रशिया से। अब जब रशिया से एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी होती थी और अब ये कह रहे हैं कि हम लोग नेचुरल गैस को कम कर देंगे, ऑयल को बैन कर देंगे, तो सीधी सी बात है कहीं से एनर्जी लानी भी तो पड़ेगी, क्योंकि ये एनर्जी खत्म हो रही है। रशिया से जो एनर्जी आ रही है वो 25% आप हटा रहे हो, तो आपको कहीं और से भी तो एनर्जी का सप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर दूसरे एनर्जी के सोर्स के ऊपर जाते हैं तो यूरोपियन यूनियन के पास में क्या क्या ऑप्शन है? ऑयल और गैस का तो ये प्रयोग कर ही रहे हैं, जिसके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी रशिया पे है।
न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत डर लगा रहता है कि अगर इसके ऊपर अटैक हो गया इसके पावर प्लांट के ऊपर तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रातों रात जाया नहीं जा सकता और कोयले से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से इन लोगों को ऑयल और गैस के अंदर ही अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल अभी करनी पड़ेगी, जिसके अंदर ये दूसरे देशों की तरफ जा सकते हैं रशिया को छोड़। अब अगर मैं गैस की बात करूं तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है वो यूरोप को दिख रहा था, जिसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यूनाइटेड स्टेट्स, पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कोई करता है तो वो करता है ऑस्ट्रेलिया और कतर। कतर जो है वो यूरोपियन यूनियन के काफी क्लोज पड़ता है, इस कारण से यूरोपियन यूनियन सोचा था कतर से हम लोग इंपोर्ट कर लें। पर अगर कतर से एनर्जी को इंपोर्ट करेगा यूरोपियन यूनियन तो यूरोपियन यूनियन की एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से चाइना, जापान, साउथ कोरिया को दिक्कत आ सकती थी, जिसके कारण से इनको एनर्जी जो है वो महंगी पड़ सकती थी। और रिसेंटली चाइना ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप ले लिया। चाइना ने क्या किया, अगले 27 साल तक नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट को सप्लाई करने की डील जो है वो कतर के साथ में साइन कर दी। वहीं इंडिया ने क्या किया, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया भी काफी मात्रा में ऑयल और नेचुरल गैस के मामले में कतर के ऊपर डिपेंडेंट है। हालांकि हमारी डिपेंडेंसी कतर के ऊपर से कम हो रही है। कतर और भारत का व्यापार जो है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन भी हो रहा है, क्योंकि ऑयल और गैस के प्राइस पहले कम हो गए थे, फिर उसके बाद में भारत ने ऑयल जो है वो लेना शुरू कर दिया रशिया से, जिसके कारण से कतर के साथ में व्यापार कम हो रहा है। बट उसके बावजूद भी कतर के लिए 4th लार्जेस्ट नेचुरल गैस की डेस्टिनेशन मार्केट कोई है तो वो भारत है, जिसके अंदर कतर जो है वो भारत के अंदर एलएनजी, एलपीजी, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, ये सब कुछ सप्लाई करता है। भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट के अंदर जो नेचुरल गैस है उसका सबसे बड़ा भाग कोई भेजता है तो वो कतर भेजता है। कतर से लगभग 70% तक इंडिया की एनर्जी की नीड जो है वो पूरी होती है, जिसके कारण से भारत भी कतर की नेचुरल गैस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और अभी यूरोप का खतरा जब देखने को मिल रहा है तो भारत को भी ऐसी कोई सी डील जो है वो कतर के साथ में साइन करनी चाहिए। हालांकि कतर और भारत के रिलेशन अभी बहुत अच्छे भी हैं, क्योंकि भारत और कतर ने सबसे पहली नेवल एक्सरसाइज की है ज़ेर अल बहर। साथ में कतर के अंदर एक बड़ा इंडियन डायस्पोरा रहता है, जिसकी वजह से लगभग $750 मिलियन तक का रेमिटेंसेस कतर से भारत के अंदर आता है। इतना ही नहीं, कतर के अंदर इंडियन एजुकेशन सिस्टम चलता है। मतलब कतर के अंदर लगभग 14 स्कूल ऐसे हैं जो कि सीबीएसई स्कूल है, इंडिया के स्कूल है, जो कतर के अंदर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बड़ा डायस्पोरा कतर के अंदर भारतीयों का है। कतर के अंदर भारत भी कई सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है और कतर जो है वो डिपेंडेंट है सीरियल, कॉपर आर्टिकल, आयरन, स्टील आर्टिकल्स के लिए, वेजिटेबल, प्लास्टिक प्रोडक्ट और इन सारी चीजों के लिए। रिसेंटली कतर और इंडिया के रिलेशन के अंदर थोड़ा सा एक इरिटेंट आई देखने को मिला था, जहां पर क्या हुआ था कि 5 इंडियन नेवी के जो पुराने ऑफिसर्स हैं उन्हें बिना किसी कारण से, या क्या कारण है वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा, पर कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इन्हें पिकअप कर लिया था। उसके बाद से अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो इसके ऊपर बातचीत कर रही है। हालांकि अभी ये इशू रिजॉल्व इतना हुआ नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है ना दोस्तों, तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। साथ में आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर अभी बहुत अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, वो सब कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाला है, पर उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, कोड यूज करना होगा SRC10। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।